afternoon, class. Today we will begin with the next topic, that is parliamentary versus presidential form of government. For example, if I have to give the examples of parliamentary states, that would be parliamentary democracies, that would be the UK and India. And if I have to give the example of presidential democracies, that would be the United States of America. तो क्या की डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और दोनों के की फीचर्स क्या क्या हैं, दोनों के की फीचर्स क्या क्या हैं, ये आज हम देखने चल रहे हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, और यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट जहां पर है उस जगह को कहा जाता है वेस्टमिंस्टर। जगह का नाम है वेस्टमिंस्टर, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी कह दिया जाता है कभी कभी वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो अब कुछ की फीचर्स देखते हैं समझने के लिए, फिर हम बाद में प्रेसिडेंशियल के देखेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। जो रियल एग्जीक्यूटिव है और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, दोनों में अंतर हो जाता है। अब सर, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल है तुम्हारी कंट्री में, इंडिया में प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, हेड है इंडिया का, ठीक है। प्रेसिडेंट के ही डिसीजन पे नहीं, प्रेसिडेंट के ही सील पे प्रेसिडेंट ही साइन करता है, तभी कोई बिल एक्ट बन पाता है, तभी किसी आदमी का अपॉइंटमेंट हो पाता है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे। सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना हो, हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना हो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG जिसे कहते हो अपॉइंट करना हो, किसी को भी अपॉइंट करना हो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किसी को देनी हो, तो सबका अपॉइंटमेंट किसके सील पे होता है? प्रेसिडेंट के सील पे होता है। बिकॉज प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑल्सो। जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है यूनियन का, उसको प्रेसिडेंट को माना जाता है। अब लेकिन ये बात आपको और हमें मालूम है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, वो ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ही एड और एडवाइस पे काम करना होता है किसे? प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो असली पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर किसको हेड करते हैं? तो कैबिनेट को हेड करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेड करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसे डायग्राम की तरह आपको बताने की कोशिश करूं, तो पावर के सेंटर में मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सेंटर में सबसे पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर के बाहर जो ये वाला सर्कल है, इसमें सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के अलावा, उनको कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। और कैबिनेट मिनिस्टर्स का काम होता है किसी डिपार्टमेंट को, किसी मिनिस्ट्री को हेड करना, ठीक है, किसी मिनिस्ट्री को हेड करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे निर्मला सीतारमन है, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपकी कंट्री की। S जयशंकर हैं, वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं आपकी कंट्री के। ये लोग क्या हैं? ये लोग एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेड कर रही हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हेड कर रही हैं, ऐसे राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हेड कर रहे होंगे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो ये वाला सर्कल होता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स का बना होता है। और जो सबसे आउटर मोस्ट सर्कल होता है, वो मेजॉरिटी में जो भी पार्टी होगी, जैसे अभी बीजेपी मेजॉरिटी में, तो बीजेपी के बाकी के मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर नहीं है और जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, वो इस वाले सर्कल में होंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, देखिए पहला जो सेलिएंट फीचर है किसका? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो पहला सेलिएंट फीचर है, वो ये है कि एक डिफरेंस होता है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव के बीच में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट होते हैं, एक नॉमिनल और एक रियल, ठीक है। अब क्या अंतर है इसमें? देखिए, जो नॉमिनल हेड होता है ना, नॉमिनल हेड होने का मतलब होता है कि ही इज द हेड ऑफ स्टेट ओनली नॉमिनल, केवल नाम के लिए, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव का जो नाम है उसके लिए, ठीक है। द रियल पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, द रियल एग्जीक्यूटिव। इफ आई हैव टू पुट इट सिंपली, ऑलवेज रिमेंबर दिस, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, the nominal executive is only nominal. I mean to say that decisions are only taken on his name. प्रेसिडेंट के नाम पे डिसीजन होते हैं,
डिसीजन प्रेसिडेंट नहीं लेता है, डिसीजन आपको और हमको मालूम है कौन लेता है, प्राइम मिनिस्टर लेता है। प्रेसिडेंट सिंपली एड और एडवाइस पे काम करता है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रियल एग्जीक्यूटिव होती है वो रियल अथॉरिटी, रियल पावर एंजॉय करती है, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के नाम पे काम होते हैं। ही इज सिंपली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हेड है, उसके पास रियल पावर नहीं है डिसीजंस लेने की, ठीक है। और अगला क्या सेलिएंट फीचर है, अगला के खास बात है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, तो व्हील विद इन अ व्हील वाला स्ट्रक्चर होता है, पहिए के अंदर पहिया। देखिए मैंने बनाए हैं पहिए, ठीक है, पहिए के अंदर पहिया दिख रहा है, सबसे अंदर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाहर कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाहर क्या कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो खास बात है वो क्लोज रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी यानी कि पार्लियामेंट, एंड एग्जीक्यूटिव यानी कि लॉ एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी, लॉ अप्लाई करने वाली बॉडी, ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है एक, ठीक है, या पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं प्लस जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट हैं, वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है और वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर आप देखते हैं लोकसभा में भी जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी सारे जाते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में जाने की वजह से, लॉ बनाने की वजह से वो लेजिस्लेचर का पार्ट हुए, और लॉ इंप्लीमेंट करने की वजह से, पॉलिसी मेकिंग करने की वजह से वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट हुए, ठीक है। अब एक बात समझिए, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के सामने, ठीक है। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। जो कैबिनेट एग्जीक्यूटिव होता है, जो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल इन फ्रंट ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। अब एक और बात, जो एग्जीक्यूटिव होता है इसे मेजॉरिटी सिक्योर करनी पड़ती है लेजिस्लेचर में। आखिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको मेजॉरिटी अपनी प्रूव करनी पड़ी ना लोकसभा में, इलेक्शन जीते, जनरल इलेक्शन, ठीक है, तब जाके वो डिसीजंस ले पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चौथी बात, मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आप कह सकते हैं बैकबोन, किसकी बैकबोन, बैकबोन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हैं, बैकबोन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एग्जीक्यूटिव की होती है, मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव के पार्ट भी होते हैं इंडिया में, तो जो मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की बिफोर द लेजिस्लेचर, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बात कही, रिस्पॉन्सिबल किस सेंस में, देखो मान लो कोई लॉ बनाया, कोई एक्ट बनाना है, निर्मला सीतारमन का एग्जांपल लेते हैं, उनको मान लो बजट पास करना है ना, बजट फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है, तो उस पर डेलिब्रेशन डिस्कशन करना पड़ता है ना पार्लियामेंट में, ऑपोजिशन पार्टीज उसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर सकती हैं। तो एक तरीके से क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं हुई, रिस्पॉन्सिबल ही तो हुए कि हमें उनके सामने जाके अपनी पॉलिसी को पहले एक्सप्लेन करना है पार्लियामेंट में, उसको अप्लाई करने के पहले। तो इसीलिए मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से बैकबोन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है। अब अब इसमें अलग अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। पहली हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टुवर्ड हेड ऑफ स्टेट। अभी वही वाला पॉइंट चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हेड ऑफ स्टेट, HOS लिख रहा हूं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है।
अगला, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मिनिस्टर। ठीक है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मिनिस्टर, ऐसे ही याद करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया अच्छे से कि पहले कलेक्टिव से ही देखते हैं। देखो, जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली, मैंने आपको बता दिया, लेजिस्लेचर के सामने अपना लॉ, अपना बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर डेलिब्रेशन और डिस्कशन होता है, उनको एक्ट करना पड़ता है, उनको जस्टिफाई करना पड़ता है अपनी पॉलिसीज को कि ये पॉलिसी हम क्यों लाए हैं, ये सही है या नहीं है। ऑपोजिशन का काम होता है डिस्कशन के थ्रू उस पॉलिसी में, उस लॉ में कोई कमी निकालना, कोई ड्रॉबैक्स निकालना। ठीक है, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के सामने। ठीक है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। अगर मान लो जिस डिपार्टमेंट को ये हेड कर रहा है इंडिविजुअल मिनिस्टर, उस डिपार्टमेंट से कोई गलती होती है, उस डिपार्टमेंट के ऊपर कोई स्क्रूटनी बैठती है, कोई करप्शन का एलिगेशन लगता है या कुछ भी होता है, तो वो उस इंडिविजुअल मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बिफोर द लेजिस्लेचर। ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर द लेजिस्लेचर की बात हो रही है, ये बात याद रखिएगा। एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिनिस्टर की अपने पोर्टफोलियो को, अपने कैबिनेट को, अपने डिपार्टमेंट को हेड करते हुए, और एक ये पूरे के पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। लेकिन ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज टुवर्ड्स द हेड ऑफ स्टेट। फिर से बदलो, हेड ऑफ स्टेट कौन है इंडिया में? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एड देना और एडवाइस देना काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। यह बात सही है कि प्रेसिडेंट बाउंड है जो भी प्राइम मिनिस्टर उससे बोले वो चीज मानने के लिए, लेकिन माना यह जाता है एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है उसी के नाम पे सारे काम होते हैं, वही उसी की स्टैंप लगती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही हर जगह स्टैंप लगता है गवर्नमेंट के ऑफिशियल, यूनियन गवर्नमेंट के किसी भी काम को अप्रूव करने के लिए या किसी भी तरीके के अपॉइंटमेंट के लिए। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि मिनिस्टर्स का हेड होता है, जो कि सबसे बड़ा मिनिस्टर होता है, जो कैबिनेट को हेड करता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो प्रेसिडेंट को फर्निश करता रहे टाइम टू टाइम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, और उन्हें एडवाइस देता रहे, उनसे उनका चीफ एडवाइजर का काम करे उनका। ठीक है, अच्छा, अगली बात, ये जो तीनों है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इसी पॉइंट के पार्ट है मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। ठीक है, अगली बात, अगली बात क्या है? नॉन फिक्स्ड टेन्योर। ठीक है, जो टेन्योर होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है रियल एग्जीक्यूटिव का। ये सब आपको मालूम है, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप अपनी कंट्री में देखिए। जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसका टर्म फिक्स तो है नहीं। हाँ, ये बात सही है कि 5 साल चलती है सरकार इलेक्ट होने के बाद, लेकिन फिक्स नहीं है वो। अगर बीच में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो सरकार गिर भी जाती है। तो सरकार कब तक है, या फिर जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो अपनी पावर कब तक एंजॉय कर रहे हैं? टिल टिल दे एंजॉय मेजॉरिटी। जब तक वो मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं, मतलब सरकार में उनकी मेजॉरिटी है, तभी तक हम कह सकते हैं कि वो पावर में है। ठीक है, तो फिक्स्ड नहीं है टर्म। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिकली मत सोचने लगेगा कि 4-5 साल के लिए, 5 साल के लिए तो इंडिया में होती ही है यार इलेक्ट। आपकी बात सही है, इलेक्ट होती है 5 साल के टर्म के लिए, लेकिन बीच में नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार गिरना, प्रेसिडेंट्स रूल लग जाना, ये सब भी तो इंडिया में होता रहता है। तो इस पे भी ध्यान दो, फिक्स्ड नहीं है टर्म। ठीक है, अगला देखो, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अभी देखिए,
अगर मैं आपसे पूछूं कि हेड ऑफ स्टेट कौन है, तो आपका जवाब बिल्कुल सीधा होगा, सर प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ स्टेट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट बनी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जो मेजोरिटी वोट के बाद जिस पार्टी को मेजोरिटी वोट मिले हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और वही पार्टी चूज करती है कि उस पार्टी में से सबसे हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही हेड करता है कैबिनेट को। कैबिनेट सबसे पावरफुल बॉडी है रियल एग्जीक्यूटिव में, और उसको हेड करने वाला सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव है रियल एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसका ऑफिस सबसे पावरफुल होता है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ इज द मोस्ट पावरफुल ऑफिस। ठीक है, पीएमओ इज द मोस्ट पावरफुल ऑफिस। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है वेरी स्ट्रांग पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वेरी स्ट्रांग पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं कि कैबिनेट का लीडर होता है नंबर एक, ये इसीलिए स्ट्रांग हो गया वो प्रेसाइड करता है मीटिंग के ऊपर, कैबिनेट की प्रेसाइड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट की जितनी मीटिंग्स होती हैं उनके ऊपर प्रेसाइड करने का भी काम किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। ठीक है, और सुनिए, ही कैन रीशफल पोर्टफोलियोज। इसका मतलब यह है कि जो मिनिस्ट्री को जो भी मिनिस्टर हेड कर रहा था, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर हेड कर रहा था, जिस भी मिनिस्ट्री को, जिस भी डिपार्टमेंट को, उसको चेंज करना, नया मिनिस्टर लाना, यह सब किसकी मर्जी से होता है, सब प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से होता है। प्राइम मिनिस्टर चाह जाए, नरेंद्र मोदी चाह जाए तो निर्मला सीतारमन को चेंज कर दें, किसी को भी चेंज कर दें। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट को चूज करना कि कैबिनेट का मेंबर कौन रहेगा, कैबिनेट में कौन कौन रहेंगे, वो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज को हेड करेंगे, उसका डिसीजन किसका काम होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। ठीक है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसकी के अराउंड इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रियल एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल होता है, और रियल एग्जीक्यूटिव ही रियल डिसीजंस लेता है, और उनका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अच्छा, कितने पॉइंट्स हो गए? ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। एक और चीज देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर कैन गेट द हाउस डिसॉल्व्ड। ठीक है, देखिए, लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसकी है? लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर है प्रेसिडेंट की। ठीक है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है, कह सकता है लोकसभा को या पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, हाउस लिखना सही नहीं, लेजिस्लेचर लिखना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ऐसा वो क्यों कर सकता है? फॉर फ्रेश इलेक्शन या फ्रेश मैंडेट। ठीक है, या पनिश करने के लिए लेजिस्लेचर को। ठीक है, अच्छा, नौवा पॉइंट, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। ठीक है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। अच्छा, पॉलिटिकल होमोजेनिटी क्यों कहा जा रहा है? देखिए, एंड सीक्रेसी ऑफ ऑफिस भी लिख लेते हैं।
अच्छा एक बात बताइए, होमोजेनस का क्या मतलब होता है? होमोजेनस का मतलब होता है एक जैसा, हेट्रोजेनस का मतलब होता है अलग अलग। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का ये मतलब है यहाँ पर कि जो कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो टिपिकली टिपिकली फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल पार्टी। कैबिनेट में जितने मिनिस्टर होते हैं वो जनरली सेम ही पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। हाँ, एक्सेप्शन है कि अगर मान लीजिए कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही है जिसमें किसी भी एक पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तब ऐसा हो सकता है कि कैबिनेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों। बट एक बात सही है कि जनरली पॉलिटिकल होमोजेनिटी मेंटेन की जाती है, सारे मिनिस्टर सेम पार्टी के होते हैं। दूसरी बात, जो कैबिनेट होती है उसकी जो वर्किंग होती है, कैबिनेट की वर्किंग, उसकी मीटिंग सीक्रेट होती हैं। कैबिनेट की मीटिंग, उसकी वर्किंग सीक्रेट रखी जाती हैं, सीक्रेट रखी जाती हैं जब तक उन डिसीजंस को पब्लिक ना कर दिया जाए। पब्लिक करना कैबिनेट मिनिस्टर का काम होता है, उसके पहले उसको कोई जरूरी चीज नहीं है बताने की, ठीक है? अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, एक और बात समझिए, जो हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट का होता है ना, हेड ऑफ स्टेट वो प्रेसिडेंट होता है। ये जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, ये एक्चुअली इंस्पायर्ड है यूके के मोनार्क से, जो किंग होता है वहां का। वहां के किंग के नाम पे ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। बोलो मैं गलत कह रहा हूं या सही? ठीक है, वहां के किंग के ही डिसीजन पे, किंग के ही नाम पे सारे डिसीजन होते हैं, ठीक है? द किंग्स ऑर्डर या ऐसे करके, ठीक है? किसी को अपॉइंट करना है, कुछ भी करना है तो किंग का ऑर्डर आता है। बट आपको मालूम है यूके में प्राइम मिनिस्टर भी होता है। और आपको ये भी मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर हेड करता है वहां की गवर्नमेंट को, जैसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। तो ये वहां का रियल एग्जीक्यूटिव हुआ। बिल्कुल उसी तरह इंडिया में भी होता है, बस इंडिया में मोनार्क नहीं होता है क्योंकि हम रिपब्लिक हैं। हम क्या हैं? हम रिपब्लिक हैं। हमारा हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा। मैं बता चुका हूँ रिपब्लिक होने का क्या मतलब होता है प्रियम्बल वाले चैप्टर में। तो हमारा हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है और प्रेसिडेंट होता है, ठीक है? अब आइए, अब बात करते हैं, ये चीज को ध्यान में रखिएगा अपने बैकग्राउंड में। अब चालू करते हैं, क्यों मैं कह रहा हूं अभी समझ जाएंगे आप। अब चालू किया जाए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसका, मत भूलिएगा, ठीक है? सबसे पहला, नो डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में जो नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, वो दोनों ही प्रेसिडेंट होता है। ये बात याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स में द नॉमिनल, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है? इसको ऐसे लिख लीजिए, हेड ऑफ स्टेट भी वही होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट, HOG, वो भी यही होता है, ठीक है? रियल फैसले भी यही लेता है और इसी के नाम पे फैसले लिए जाते हैं, ठीक है? द डिसीजंस आर टेकन बाय हिम इन हिज ओन नेम, ठीक है, अंडर हिज ओन नेम, ठीक है? तो गवर्नमेंट के कोई फैसले लेने हो, ठीक है, या कोई सेरेमोनियल फंक्शन करना हो हेड ऑफ स्टेट की तरह, दोनों काम, ठीक है, दोनों काम, रियल एज वेल एज द नॉमिनल काम, ठीक है, वो दोनों काम प्रेसिडेंट करता है।
इसका उल्टा होता है पार्लियामेंट्री में, मैंने आपको बताया, ठीक है। रियल और नॉमिनल में अंतर होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। इस सेरेमोनियल काम हो, अपॉइंटमेंट हो, किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। जो रियल डिसीजन होते हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है, वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। यह है पार्लियामेंट्री में। प्रेसिडेंशियल में नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ही सारे फैसले लेता है और उसी के नाम पे फैसले लिए जाते हैं, ठीक है। आई होप अब आप समझ गए होंगे ये चीज, ठीक है। दूसरा, और ये आर्ग्यूएबली मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। सेपरेशन, ये मत भूलिएगा, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। देखिए, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें स्ट्रिक्टली सेपरेशन होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का। यहां पर तो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो रियल एग्जीक्यूटिव होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो रियल एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर के सामने क्या होती है, जल्दी बोलिए, रिस्पॉन्सिबल होती है। उसको कैबिनेट कैबिनेट रियल एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है। उन लोगों को लेजिस्लेचर के सामने यानी कि पार्लियामेंट के सामने जाकर के बिल या एक्ट पास करना होता है, डिस्कस करना होता है, बताना पड़ता है कि हमने ये क्यों किया, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां पर क्या होता है, यू कैनॉट साइमल्टेनियसली, कैनॉट साइमल्टेनियसली बी अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव as well as the legislature, ठीक है। आप लेजिस्लेचर यानी कि वहां के लेजिस्लेचर कौन कौन सी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस और सेनेट अपर हाउस। आप इन दोनों में से किसी एक के मेंबर रहते रहते एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप एग्जीक्यूटिव के मेंबर हो गए तो आप एग्जीक्यूटिव के ही मेंबर रहिए, ठीक है, ठीक है। आपके पास कोई राइट नहीं है, आपके पास कोई राइट नहीं है, नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं है आपके पास, ठीक है, अगर आप एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं तो, ठीक है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट वहां का इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट का पार्ट नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। यहां पर तो प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होता है और वो लोकसभा का मेंबर भी होता है, मालूम है ना आपको। नरेंद्र मोदी जी रियल एग्जीक्यूटिव के भी हेड हैं, ऐसे समझिए, नरेंद्र मोदी जी रियल एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सारे फैसले वो लेते होंगे। साथ ही साथ वो लोकसभा के भी मेंबर हैं, बनारस उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है, वहां से इलेक्शन लड़े हैं। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में यहां अंतर नहीं है, वहां पर है लेकिन, ठीक है। वहां पे एग्जीक्यूटिव अलग हो जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब अगला आइए, अगला भी बड़ा अच्छा अंतर है, फिक्स्ड टेन्योर। वहां तो तब तक था जब तक मेजोरिटी इंजॉय कर रहे हैं, यहां पर फिक्स्ड टेन्योर है, ठीक है। आपने देखा है कि यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है वो 5 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होता ही होता है। वहां पे ये सब नहीं होता कि अब मेजोरिटी नहीं इंजॉय कर रहे तो ये हो गया वो हो गया। हाँ, एक तरीका है बस एग्जीक्यूटिव को हराने का, हटाने का, वो है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसेस हमेशा कहाँ आता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आता है, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इंट्रोड्यूस होता है और सेनेट, सेनेट यानी कि अपर हाउस इन्वेस्टिगेट करती है। जो मैं कह रहा हूं सुनिए, इम्पीचमेंट कैसे होता है यूएस में। अच्छा, यूएस में केवल इम्पीचमेंट ही कर सकता है लेजिस्लेचर पर, अगर प्रेसिडेंट को यानी कि एग्जीक्यूटिव को हटाना है तो, ठीक है। और तब तक नहीं हटेगा जब तक उसका टेन्योर ना खत्म हो जाए, ठीक है। तो फिक्स्ड एंड स्टेबल,
फिक्स्ड एंड स्टेबल टेन्योर, ठीक है। ठीक है। और उसमें क्या होता था, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री में बहुत आसान है, पार्लियामेंट्री में आप तभी तक एंजॉय करते थे जब तक आप मेजोरिटी एंजॉय कर रहे हो, जब तक आपकी सरकार बनी हुई है, मेजोरिटी एंजॉय कर रही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने सुना होगा, पास हो सकता है अगर ये लगे कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, अगर ऑपोजिशन पास करवा दे तो चेक होता है हाउस पे कि आपकी अभी मेजोरिटी है या नहीं। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा झारखंड में हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे झारखंड में वोट्स हुए और लकीली चंपई सोरेन जीत गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, कैबिनेट वर्क्स टू एडवाइज, कैबिनेट वर्क्स टू एडवाइज द हेड ऑफ स्टेट। जो हेड ऑफ स्टेट होता है यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है, उसको एडवाइज करने के लिए कैबिनेट काम करता है, ठीक है। कैबिनेट बना किससे किससे होता है, कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, यूएस में भी। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और कैबिनेट उनको एडवाइज करती है, ठीक है। कैबिनेट उनको एडवाइज करती है, ठीक है। कैबिनेट यहां पर क्या करती है, यहां पर क्या करती है कैबिनेट, कैबिनेट यहां पर हेड किस कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। बाकी सब वैसा ही है, ठीक है। बाकी सब वैसा ही है बिल्कुल, जैसे यहां पर प्राइम मिनिस्टर चूज करता है कौन कैबिनेट में बैठेगा, वहां पर कौन चूज करता है कौन कैबिनेट में बैठेगा, वहां पर चूज करता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट चूज करता है, ठीक है। अब अगली चीज देखते हैं, ठीक है। कितने हो गए, चार, अच्छा, ठीक है। अब पांचवा देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने टर्म बोला, लेकिन चिंता मत करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेचर नहीं है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हेड ऑफ स्टेट है यहाँ पे, यानी कि प्रेसिडेंट। अरे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये तो लिखा ही नहीं, मिनिस्टर्स की, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टुवर्ड्स हेड ऑफ स्टेट या प्रेसिडेंट, ठीक है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एज अ मिनिस्टर टू द हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है, ठीक है। और वही उनको रिमूव भी कर सकता है, ठीक है, अपनी मर्जी से जब चाहे तब हटा सकता है उनको, ठीक है, बिना कोई रीजन दिए, ठीक है। तो उन्हीं के उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली एज वेल एज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट्री में, वहां पर हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन ठीक है। अच्छा, अगला, पॉलिटिकल होमोजेनिटी ऑफ द कैबिनेट इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं एसेंशियल होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है,
उसका रीजन ये है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को भी फ्रीली चूज और अपॉइंट कर सकता है मिनिस्टर के पोस्ट पे वहां का प्रेसिडेंट। ठीक है, यहां पर लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर जनरली ये होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के आप हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी, वही पॉलिटिकल पार्टी आपको अपने कैबिनेट में रखेगी। ठीक है, ऐसा होता है यहां पर। चलिए, अब जरा बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अब जरा बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीके के हो सकते हैं और वो आधार क्या क्या है। ठीक है, नंबर एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एग्जाम्पल है इंडिया, इसका एग्जाम्पल है यूएस। ठीक है, ये डेलिबरेटली प्लान्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? कॉन्शियसली प्लान्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और डेफिनिट डिजाइन देता है, लिखा हुआ है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के क्या फायदे हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को लिख देंगे तो एक कॉन्शियसली प्लान्ड अप्रोच होगी आपकी। ठीक है, कॉन्शियसली प्लान्ड अप्रोच होगी आपकी। ठीक है, गवर्नमेंट विल बी बाउंड बाय इट्स प्रोविजंस। गवर्नमेंट बाउंड होगी, बंधी होगी उसके प्रोविजन से। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का कब वैसे फॉर्म हुआ था ये बताइए? 1789 में बन के तैयार हो गया था। और अपना अपना बन के तैयार हो गया था वैसे तो 26 नवंबर 1949 पे, लेकिन अप्लाई हुआ था 26 जनवरी 1950 पे। ठीक है, तो ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक हो सकता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही ना हो, बहुत फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, इसका एग्जांपल है यूके। यूके में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, किसी बुक या उसके फॉर्मेट में। ठीक है, अच्छा, ऐसा होता है ना कि देखिए, मोस्ट मोस्ट ऑफ द रूल्स आर अनरिटन। ज्यादातर रूल्स अनरिटन है, लेकिन कुछ चीजें रिटन भी है। अच्छा देखिए, रिटन में क्या होगा? फिर रिटन में ज्यादातर चीजें रिटन है, कुछ चीजें अनरिटन है, जिन्हें हम कन्वेंशन भी कहते हैं। आगे जाके हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीजें रिटन होती हैं, कम चीजें अनरिटन होती हैं। अनरिटन में कई चीजें अनरिटन होती हैं, कम चीजें रिटन होती हैं। ठीक है, ये टाइम के साथ डेवलप होने वाला है अनरिटन वाला। ठीक है, ये टाइम के साथ धीरे धीरे हिस्टोरिकल चार्टर, रूल्स और प्रेसिडेंट्स को मिलके बनता है ये। ठीक है, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से लिया जाता है, इसके प्रोविजंस लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और साइंटिफिक कमेंट्री से लिए जाते हैं। मतलब देखिए, आप एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे 1200 कुछ में, 1218 में, 1218 में मैग्ना कार्टा नाम का एक डॉक्यूमेंट आया था इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा आप एक तरीके से कह सकते हो कि लोगों ने किंग से अश्योरेंस लिया था कि हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा। जो लोग हैं उन्होंने किंग को कहा कि हमको गारंटी दीजिए कि हमारे राइट्स के साथ ट्रैम्पल नहीं किया जाएगा। मैग्ना कार्टा को वर्ल्ड का पहला कॉन्स्टिट्यूशन की तरह डॉक्यूमेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, और ये यूके में ही आया था। यूके में लोगों ने किंग से गारंटी ली थी अपने राइट्स के प्रोटेक्शन की पहली बार। ठीक है, अब सोचिए 13th सेंचुरी में। अब यूके में ये सब तब से चला आ रहा है। तब से फिर क्या केवल मैग्ना कार्टा थोड़ी आया था? सोचो 13th सेंचुरी में मैग्ना कार्टा आया था, तो अभी तक कितने सारे छोटे छोटे एक्ट, स्टैट्यूट्स, लॉज, ऑर्डिनेंसेस, जुडिशियल डिसीजंस यानी कि जजमेंट्स, कितना कुछ आ चुका होगा। तो इन्हीं सबको मिला के इनमें से जो भी प्रिंसिपल निकलते हैं उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन मान लेते हैं यूके का। ठीक है, तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए अनरिटन है क्योंकि वो बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए,
उसके बाद अमेंडमेंट के बेसिस पे दो तरीके का हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक फ्लेक्सिबल और एक रिजिड। कॉन्स्टिट्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कितनी आसानी से किया जा सकता है, चेंज कितनी आसानी से किया जा सकता है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि आप उसे क्या बुलाते हो, फ्लेक्सिबल बुलाते हो या रिजिड बुलाते हो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को आराम से किया जा सकता है, ठीक है, और रिजिड को मुश्किल से किया जा सकता है, ठीक है। अब लेकिन दोनों के अलग अलग फायदे हैं, ठीक है, दोनों के अलग अलग फायदे हैं। क्या फायदे हैं? जो फ्लेक्सिबल वाला है उसमें चेंज करने का ये फायदा है कि वो समय टाइम के साथ जल्दी चेंज हो सकता है, ठीक है। कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए जब लॉ जल्दी चेंज करना हो तो उस सिचुएशन में ज्यादा सही रहता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी के समय सही नहीं रहता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छी चीज ये होती है कि वायलेंट रेवोल्यूशन से बचा देता है आपको। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल है ना, तो उसको तुरंत चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं कि एक तो यह है कि फ्लेक्सिबल में चेंज इजीली विथ चेंजिंग कंडीशंस। चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस, एक तो ये है, ठीक है। प्रिवेंट्स वायलेंट रेवोल्यूशन, ये है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं, आपको कुछ बदलना है, आप बदल ही नहीं सकते, तो रिवॉल्यूशन के चांसेस बढ़ते हैं इससे, ठीक है। अगला क्या है? हेल्पफुल इन मीटिंग इमरजेंसीज। कभी कोई इमरजेंसी है या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जब बदलना ही पड़ा तुरंत, तो क्या करेंगे, ठीक है। अब ये चूंकि ये फ्रेश रहता है, ये फ्रेश रहता है, क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है, टाइम के साथ चेंज करता है, ठीक है। अब ये जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं इनको उल्टा कर दीजिए तो रिजिड पा जाएंगे आप, ठीक है, रिजिड पा जाएंगे, ठीक है। रिजिड के नुकसान पा जाएंगे आप। अब रिजिड के फायदे क्या हैं? लेकिन देखिए रिजिड के फायदे क्या हैं कि ज्यादा स्टेबल होता है, बार बार बदल नहीं रहा है इसीलिए स्टेबल है, ठीक है। अगला क्या है? मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपके एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स लिखे होते हैं कि आपकी कंट्री कैसे हेड की जाएगी, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन ऑफिस होंगे, क्या क्या पावर होगी उन ऑफिसर्स की। आप एकदम से आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बदल जाएगा, तो फिर उसको रन करने में दिक्कत भी होगी, पैसा ज्यादा खर्च होगा, लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनी रहती है इसमें, ठीक है। अगला क्या है? अगला है ये कैनॉट बी अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टी एंजॉइंग मेजोरिटी। देखिए जो पार्टी इस वाले कॉन्स्टिट्यूट फ्लेक्सिबल के अंदर अपनी मेजोरिटी इंजॉय कर रही है वो जब चाहे तब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, यहां ऐसा करना मुश्किल है। कैनॉट बी अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अगला क्या है? दिस इज आइडियल फॉर अ फेडरेशन। ये बात सही है, ये मैंने कल भी बताया था। जब भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होगी, ये बात याद रखिएगा, जब भी किसकी बात होगी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होगी, जहां पे डिवीजन ऑफ पावर होता है यू सेंटर में और उसकी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में यानी कि स्टेट्स में, तो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर आप कर रहे हैं सेंटर और स्टेट में, ऐसा ना हो कि सेंटर के हाथ में आसानी से चेंज किया जा सके कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो स्टेट से पावर छीन पाए या कंडीशंस चेंज कर पाए स्टेट की, ठीक है। वो गलत बात होगी, ठीक है, वो गलत बात होगी, ठीक है।
अब अच्छा, एक बात और समझते हैं, चलिए, ठीक है। वो ये समझते हैं कि रिटर्न में और फ्लेक्सिबल में और रिटर्न में और रिजिड में और इन सब चीजों में क्या कोई ऐसा कोई कनेक्शन है, ठीक है। देखिए, कई लोग ऐसा कहते हैं, ये बहुत कॉमन थॉट है कि रिटर्न और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में के बीच में जो डिफरेंस है ये आर्टिफिशियल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं, कई पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने ऐसे कहा कि ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी अनरिटन ही, मतलब कोई रिटर्न ही होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसको कैसे समझाऊं मैं, हाँ, ऐसे समझते हैं, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अनरिटन का मतलब ये नहीं होता है इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होता है, इसमें इसका ये मतलब होता है कि मोस्टली अनरिटन, ज्यादातर चीजें लिखी नहीं हुई हैं, वो प्रैक्टिस में है, ठीक है। और रिटर्न का मतलब ये होता है कि मोस्टली रिटर्न, ज्यादातर चीजें लिखी हुई हैं, पर कई चीजें ऐसी हैं जो हमारी कोर्ट मानती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं हुई हैं, ठीक है, ठीक है। और हमने हिस्ट्री में देखा है, कन्वेंशन में देखा है, कस्टम में देखा है कि जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लॉ को लिखो ही। क्यों? कस्टम एक चीज होती है, कस्टम सब लोग फॉलो करते हैं, कस्टम को लॉ माना गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो कस्टम जैसे सब लोग फॉलो करते हैं। अब कस्टम जरूरी नहीं है कहीं लिखा हो। अब मंदिर में जाना है, चप्पल उतार के बाहर जाना है, अब ये चीज एग्जैक्टली नहीं लिखी है कहीं, मतलब नॉट दैट आई नो ऑफ, मेरे को नहीं पता, ठीक है। ये चीज एग्जैक्टली नहीं लिखी है, लेकिन सब लोग उतारते हैं, रिस्पेक्ट है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सही है तो उतारते हैं। तो कस्टम जैसा होता है ना, वैसा ही होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल भी, थोड़े थोड़े, जरूरी नहीं है कि आपको लिखना ही पड़े, ठीक है। लेकिन देखो, रिजिड में और फ्लेक्सिबल में जो डिफरेंस होता है वो रियल होता है, ठीक है। रिजिड में और फ्लेक्सिबल में जो अंतर होता है वो रियल अंतर होता है, रियल डिफरेंस होता है, ठीक है। रिजिड में और फ्लेक्सिबल में जो डिफरेंस होता है वो रियल होता है, ठीक है। अब जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटर्न से आप ये समझ रहे होगे कि इसको अमेंड करना आसान होता होगा या मुश्किल होता होगा। रिटर्न से आप ये समझ रहे होगे कि इसको अमेंड करना मुश्किल होता होगा, क्योंकि हर चीज लिखी हुई है ना, चीजें ऐसा नहीं है कि लिखी नहीं हुई है, सामने सामने है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 106 बार अमेंड हो चुका है अभी तक, 1950 से अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक 106 बार अमेंड हो चुका है। अब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बोलोगे या फ्लेक्सिबल बोलोगे? अब एक और बात समझ जाओ, देखो, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को हम अनरिटन कहते हैं, ठीक है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, वहां की पार्लियामेंट सॉवरेन है, वो जो चाहे वो करे, इसका मतलब ये होता है पार्लियामेंट सॉवरेन होने का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने की जरूरत नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को कि कुछ चीजें ना भी माने और बात मनवा सकती है तब भी वो अपनी, ठीक है, यूके की पार्लियामेंट। तो कायदे से वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर आसान होना चाहिए, है ना। वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर आसान होना चाहिए, ठीक है। आपकी बात सही है, ठीक है। लेकिन यूके का कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा रिजिड है इस मामले में, सोचो। क्योंकि प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया गया है उतनी बार जितनी बार इंडियन किया गया। आप देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी है, एकदम क्लियरली हमें मालूम है कहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, रिटन है। लेकिन और उसको अमेंड करने का प्रोसीजर भी इतना सिंपल नहीं है, जैसे यूके में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी टू अमेंड, ठीक है। यूके में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, इंडिया में सिंपल मेजोरिटी ही नहीं चाहिए, सिंपल कुछ ही चीजों के लिए चाहिए, वैसे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए,
और कभी कभी स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स भी चाहिए, लेकिन तब भी ये 107 बार हो चुका है। तो ये ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस कैसा ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, उसके साथ क्या है हिसाब किताब। तो आगे की क्लासेस में हम अमेंडमेंट को और अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे और यूएस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसीजर्स में अंतर देखेंगे। ओके, थैंक यू।